हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की। बुक हमारी है भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। इसका सेकंड चैप्टर देखेंगे हम, सांस्कृतिक परिवर्तन। सोशियोलॉजी की जो पहली बुक है वो हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसका चैप्टर 1 भी हमने कंप्लीट कर लिया है, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, जो क्लास 12 एसपी न्यू ग्रुप नाम से। यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स और जो भी लेटेस्ट अपडेट है एग्जाम से रिलेटेड वो सारी दे दी जाएंगी। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, यूजर आईडी है एकलव्य स्टडी पॉइंट। जो भी आपके क्वेश्चन है आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। साथ ही हमारी जो वेबसाइट है वो जरूर विजिट करें, जो eklavyastudypoint.com नाम से। यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज थ्योरी नोट्स, एमसीक्यू क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ये सारे यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए तो पहला टॉपिक देखते हैं, सांस्कृतिक परिवर्तन। सांस्कृतिक परिवर्तन क्या होता है? तो देखिए, सांस्कृतिक परिवर्तन का अर्थ है किसी समाज की संस्कृति में समय के साथ आने वाले बदलाव। यानी कोई भी एक समाज है, उस समाज की जो भी संस्कृति है, चाहे वहाँ के रीति रिवाज हैं, मूल्य हैं, परंपराएं हैं, भाषा है, जीवन शैली है, कला है, फैशन है या विश्वास है, अगर इन सब चीजों में परिवर्तन आता है समाज के अंदर तो उसे क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, तो देख सकते हैं भाई, पहनावे में भी आ सकता है बदलाव। ठीक है, कुछ लोग जो होते हैं धर्म में भी परिवर्तन करते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो कला में परिवर्तन करते हैं, कुछ लोग भाषा में परिवर्तन कर लेते हैं उस समाज के। तो वो क्या होता है? वो सांस्कृतिक परिवर्तन होता है, यानी अपनी संस्कृति से वो दूसरी संस्कृति की तरफ अग्रसर होते हैं या ट्रांसफर होते हैं। सांस्कृतिक परिवर्तन को 4 प्रक्रियाओं के रूप में देखा जा सकता है। तो जो सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं मुख्य रूप से 4 प्रकार से आप देखते हैं। सबसे पहला जो होता है वो सांस्कृतिकरण होता है, दूसरा आधुनिकीकरण होता है, तीसरा लौकिकीकरण होता है या धर्मनिरपेक्षकरण भी कहते हैं, चौथा जो होता है वो पश्चिमीकरण होता है। ठीक है, तो ये 4 जो प्रक्रियाएं देख रहे हैं, इसमें आपको सांस्कृतिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो सांस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है वो उपनिवेशवाद से पहले से थी, लेकिन बाकी की 3 प्रक्रिया उपनिवेश के बाद की देन है। तो भारत की संस्कृति पर जो सबसे तगड़ा प्रभाव पड़ा वो उपनिवेशवाद के कारण पड़ा। ठीक है, उपनिवेशवाद मतलब जब ब्रिटिश भारत आए थे, अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पर शासन चलाना शुरू किया था, तो हमारे यहाँ बहुत सारे सांस्कृतिक परिवर्तन देखते हैं। तो अगर हम सांस्कृतिकरण की बात करें तो ये प्रक्रिया तो जो उपनिवेशवाद से पहले की थी, लेकिन ये जो 3 प्रक्रियाएं हैं, जब भारत में ब्रिटिश का शासन आया, ठीक है ना, उपनिवेशवाद आया, उसके बाद ये परिवर्तन आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में समाज सुधार आंदोलन। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं तो 19वीं और 20वीं शताब्दी के आसपास जो है बहुत सारे जो हमारे यहाँ समस्याएं थी, उन समस्याओं से निपटने के लिए बहुत सारे सुधार आंदोलन चलाए गए। अगर हम इसके ऐतिहासिक आधार की बात करें तो उपनिवेशवाद ने भारतीय समाज पर गहरा असर डाला। समाज में कई कुरीतियां प्रचलित थी, जैसे सती प्रथा हो गई, बाल विवाह हो गया, विधवा पुनर्विवाह पर रोक हो गया, जाति भेदभाव हो गया। ठीक है, तो कुरीतियों के खिलाफ आवाज पहले भी उठती थी, जैसे बौद्ध धर्म आया था, भक्ति आंदोलन या सूफी आंदोलन। ठीक है, तो भारत के अगर देखें उपनिवेशवाद से पहले भी भारत के अंदर बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी या बहुत सारी ऐसी कुरीतियां थी जिनके खिलाफ लोगों ने कई बार आंदोलन किया, या ऐसे विचारक या विश्वास प्रत लोग आए जिन्होंने क्या किया कि जो पुरानी कुरीतियां थी उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, चाहे वो जाति प्रथा के खिलाफ हो, चाहे वो सती प्रथा हो या विधवा पुनर्विवाह हो या जातिगत भेदभाव हो। तो इनके प्रति बहुत सारे जो जागरूक लोग या कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे लोग आए जिन्होंने इनके खिलाफ आवाज उठाई थी, जिसमें आप देखेंगे तो बौद्ध धर्म जिन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया था, बहुत सारे भक्ति आंदोलन आए जो धर्म के अंदर बहुत सारी जो कुरीतियां फैल रही थी उनको खत्म करने के लिए उन्होंने प्रयास किए। ठीक है, ऐसे सूफी आंदोलन भी भारत के अंदर आया था। ठीक है, इस्लाम के अंदर भी आप देखेंगे बहुत सारी समस्याएं थी, उनके खिलाफ भी सूफी आंदोलन उभर कर आया था, जिन्होंने उसमें भी जो बेकार चीजें थी उनको हटाने की बात कही थी। 19वीं सदी में सुधार आंदोलन आधुनिक और परंपरा दोनों विचारों से प्रभावित हुआ। ठीक है, तो कह सकते हैं कि भाई कि जो 19वीं शताब्दी आई, ठीक है, 19वीं शताब्दी में आप देखते हैं जो सुधार थे वो क्या थे भाई? आधुनिक और पारंपरिक दोनों विचारों से प्रभावित थे कि भाई जो हमारी पुरानी जो सही चीजें हैं वो भी रहनी चाहिए और हमें आधुनिकता की ओर भी चलना चाहिए। ठीक है, तो ये एक शुरुआत थी एक तरह से देखा जाए भारत में, जो भी पुरानी जो संस्कृति चली आ रही थी या पुराने कुछ ऐसी चीजें चली आ रही थी जो कुरीतियां थी, जिनको बदलना जरूरी था। तो ये जो था आप देखते हैं 19वीं 20वीं शताब्दी में ये शुरुआत होती है, जो पुरानी परंपराएं थी उनको हटा के और नई परंपराओं को लाया जाता है, नए विचारों को लेकर आया जाता है। समाजशास्त्री सतीश सब्रवाल के अनुसार सुधारों के 3 पहलू। तो समाजशास्त्री जो सतीश सब्रवाल वो कुछ सुधारों की बात करते हैं। तो उन सुधारों में सबसे पहले आप देखेंगे जो सुधार आते हैं या सुधार किए जा सकते हैं, किन कारणों से आते हैं। सबसे पहले संचार माध्यम, प्रिंटिंग प्रेस हो गई, टेलीग्राफ हो गया, रेल हो गया, जहाज हो गई, माइक्रोफोन
नए विचार तेजी से फैले। तो कुछ ऐसे संचार के माध्यम आए, इन संचार के माध्यमों से तो बहुत सारी ऐसी जो इंपॉर्टेंट चीजें थी जो लोगों तक नहीं पहुंचती थी, लोगों तक जो नए विचार थे वो नहीं पहुंचते थे, या देश दुनिया में क्या चल रहा है ये सब नहीं पहुंचता था। तो इन सब चीजों के आने से लोगों के पास पहुंचा, तो लोगों की जो मानसिकता थी उसमें थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। संगठन जैसे ब्रह्म समाज बंगाल हो गया, आर्य समाज हो गया, अंजुम एक ख्वातीन ए इस्लाम 1914, तो बहुत सारे ऐसे संगठन थे जिन्होंने भी समाज में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव लाने के प्रयास किए। विचारकों की प्रकृति, स्वतंत्रता, शिक्षा, महिलाओं की भूमिका, परंपरा और आधुनिकता पर बहस हुई। तो विचारों की प्रकृति बदली, यानी अब लोग जो थे पारंपरिक चीजों से हटकर आधुनिकता में विश्वास करने लगे थे, नई चीजों को सीखने की बात करने लग गए थे और नए विचारों को आगे बढ़ाने की बात करने लग गए थे। ठीक है, तो सब्रवाल के अनुसार ये जो तीन चीजें थी, संचार का माध्यम, संगठन और विचारों की प्रकृति, इन्होंने समाज में बहुत महत्वपूर्ण सुधार लेकर आए। संचार और विचारकों का प्रसार, तो सुधारक भारत के अलग अलग हिस्सों और विदेशों में भी गए। तो हमारे यहाँ जो सुधारक आए, जो समाज में नए बदलाव लाना चाहते थे, उन्होंने देश में भी दौरा किया, विदेशों तक गए, उनकी सोच को भी समझा। अखबार, पत्रिकाओं और अनुवादों से विचार फैलाए। ठीक है, उसके बाद क्या था भाई, अखबार और पत्रिकाएं ये जो थी उस टाइम आ गए थे, और जो अच्छी चीजें थी, ठीक है, उनका अनुवाद अलग अलग भाषाओं में होने लग गया। ठीक है, जिससे लोगों के विचार बदलने लग गए। उदाहरण, विष्णु शास्त्री ने विद्यालय की पुस्तक का मराठी अनुवाद निकाला। ठीक है, तो ऐसे ही ईश्वरचंद विद्यासागर थे, यानी जो लोकल विचारक होते थे, यानी एक जगह ऐसी होती थी जहां पर सुधार की ज्यादा जरूरत थी, और जो विचारक थे जिन्होंने बातें कही थी वो अगर अलग भाषा में होती थी, तो वहाँ के जो विचारक होते थे ऐसी पुस्तक वगैरह लिखते थे, ऐसे अनुवाद वगैरह करते थे जिससे लोगों की समझ जो विकसित होती थी, तो इससे भी लोगों में नए विचार आते थे और लोग नई चीजें सीखने लगते थे। शिक्षा और महिला सुधार, शिक्षा को समाज उत्थान के लिए जरूरी माना गया। तो ये कहा गया भाई अगर शिक्षा जो है तभी समाज जो है वो सुधर सकता है। महिलाओं की शिक्षा पर भी व्यापक बहस हुई कि भाई महिलाएं भी जो है वो आधी आबादी होती हैं, और उनको भी अगर समाज में विकास करना है तो उनको भी शिक्षा से जोड़ना पड़ेगा, तो उनकी शिक्षा के लिए भी बातें चलने लगी। ज्योतिबा फुले पुणे में महिलाओं के लिए पहला विश्वविद्यालय खोला। ठीक है, इसी की पहल जो करी थी, किसने करी थी? ज्योतिबा फुले ने। तो इन्होंने क्या किया भाई, एक महिला विश्वविद्यालय की पुणे में शुरुआत करी कि भाई महिलाओं को भी शिक्षित करना जरूरी है अगर समाज को विकास की ओर लेके जाना है तो। आधुनिकता बनाम परंपरा, तो ज्योतिबा फुले आर्यों से पहले का काल श्रेष्ठ मानते थे। तो कुछ विचारकों के अपने अपने भाई मत थे, जैसे ज्योतिबा फुले कहते हैं भाई कि आर्यों से पहले का काल भी जो श्रेष्ठ था, यानी यहाँ भी सब कुछ सही से चल रहा था। वहीं बाल गंगाधर तिलक कहते हैं आर्यों का युग गौरवशाली था। तो वहीं बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि भाई जब आर्य आए तो उनका जो युग था वो ज्यादा गौरवशाली था, वहां पे आपको ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलते हैं और समाज में बहुत सारी नई चीजें देखने को मिलती हैं। सुधार आंदोलन ने बौद्धिक और सामाजिक उन्नति पर नई बहस छोड़ी। तो भाई जो सुधार आंदोलन आए तो उन्होंने लोगों के विचारों पर जो है एक छाप छोड़ी और समाज की उन्नति की ओर लोग देखने लगे थे। ऐसे प्रयास आपको नजर आते हैं उस समय। हिंदू समाज सुधार आंदोलन, तो ब्रह्म समाज ने सती प्रथा का विरोध किया। तो भाई बहुत सारे भारत के अंदर ऐसे समाज या ऐसे संगठन उभर कर आए जिन्होंने पुरानी कुरीतियों के खिलाफ भी आवाज उठानी शुरू करी। तो जैसे ब्रह्म समाज था, उसने सती प्रथा का विरोध किया। रूढ़िवादी हिंदुओं ने धर्म सभा बनाकर इसका विरोध भी किया। तो भाई कुछ रूढ़िवादी थे जो इन सब चीजों का विरोध भी करते थे कि भाई जो हमारी पुरानी परंपराएं और संस्कृति है उसको नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो क्या कहते थे, भाई समाज में जो पहले से चली आ रही कुरीतियां उनको बदलना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे विचार भी आप देखते हैं उस समय अग्रसर होते हैं। मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन, तो बहु विवाह और पदा प्रथा पर बहस शुरू हो जाती है इस टाइम, यानी जो मुस्लिम समाज था उसमें भी आप सुधार देखने को मिलते हैं। जो उनकी पुरानी परंपराएं थी, जैसे बहु विवाह होता था या पर्दा प्रथा थी, इस पे बहस होने लगी कि भाई ये चीज गलत है। ठीक है, जहांरा शाह नवाज ने बहु विवाह के खिलाफ प्रस्ताव रखा। ठीक है, जैसे जहां आरा जो साथ है उन्होंने कहा भाई कि जो बहु विवाह प्रथा है वो खराब चीज है, इस्लाम धर्म में इसको बंद करना चाहिए। उर्दू पत्रिकाओं और अखबारों में भी बहस हुई। तो ऐसी जो भी चीजें होती थी जो समाज में कुरीतियां फैला रही थी उनके खिलाफ जो है लोग खुले तौर पर अखबारों और पत्रिकाओं में लिखने लगे। तहजीब ए निस्वासन पत्रिका ने बहुविवाह विरोधी प्रस्ताव का समर्थन किया। तो बहुत सारी ऐसी पत्रिकाएं भी थी भाई जो समाज की जो कुरीतियां थी उनको क्या करती थी, वो उजागर करती थी और समर्थन करती थी कि भाई ये सब चीजें जो होनी चाहिए खत्म होनी चाहिए। तो ये लोग अपने लेखों में इन सब चीजों को हमेशा लिखते रहते थे। मुख्य समानताएं और भेदभाव, तो मुख्य समानताएं और मतभेद देखते हैं। तो समानताएं अगर देखें तो शिक्षा पर जोर, भाई सबकी समानता थी, सब चाहते थे भाई शिक्षा होनी चाहिए, सबको देनी चाहिए। महिला उत्थान की बात सबने करी, कुरीतियों का विरोध भी जो है सबने किया। तो सब समानताएं थी, यानी हर कोई जो थे इन मुद्दों पे आगे आ रहे थे, एक दूसरे का साथ दे रहे थे। वही मतभेद की बात करें तो कुछ उच्च जाति की समस्याओं पर केंद्रित थी, तो कुछ ने समस्याओं की जड़ धर्म की गलत व्याख्या, यानी
जबकि मुस्लिम सुधारकों का अलग दृष्टिकोण था। तो भाई इसमें कुछ मतभेद भी थे। कुछ लोग कहते थे कि भाई जो समस्याएं हैं वो रीति और रिवाजों से नहीं है, वो जाति प्रथा की वजह से हैं, जिसकी वजह से समस्याएं समाज में हैं। कुछ लोग कहते थे भाई नहीं, धर्म के कारण जो है समाज में समस्याएं फैली हुई हैं। वहीं जो मुस्लिम थे वो अलग दृष्टिकोण देखते थे भाई कि उनका अलग दृष्टिकोण था कि भाई समाज में क्या समस्याएं चल रही हैं, किस तरह से सुधार करना चाहिए, जैसे बहुविवाह, पर्दा प्रथा। तो सबकी जो थी देखिए मतभेद थे, ठीक है ना। समाज में कुछ जो थी समानताएं थी जिनको लोग कहते थे भाई ये तो सबकी समान समस्याएं। लेकिन कुछ ऐसे भी मतभेद थे जिसमें लोग अलग अलग चीजों को देखते थे, भाई समाज में सुधार की जरूरत है। जैसे कुछ लोग जाति जो भेदभाव है उसको खत्म करना चाहते थे, कुछ धर्म के आधार पर जो भेदभाव उसको खत्म करना चाहते थे, ठीक है। जो मुस्लिम थे वो उनकी अलग ही समस्याएं थी। तो इस तरह से देखते हैं समाज में बहुत सारी असमानताएं भी थी, ठीक है, कुछ समानताएं भी थी और कुछ मतभेद भी थे। विभिन्न प्रकार के सामाजिक परिवर्तन। तो चार मुख्य अवधारणाएं आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी जो सामाजिक परिवर्तन के कारण उभर कर आती हैं। तो समाज में बदलाव को समझने के लिए चार मुख्य अवधारणाएं बताई गई हैं। तो सबसे पहले आती है आपकी सांस्कृतिकरण, फिर आता है आपका आधुनिकीकरण, फिर आता है आपका पंथ निरपेक्षकरण और पश्चिमीकरण, ठीक है। तो ये जो मुख्य अवधारणाएं थी उस टाइम समाज में बदलाव के लिए, तो ये चारों अवधारणाएं अक्सर एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो अगर हम इन चारों अवधारणाओं को देखेंगे तो ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कभी कभी ये अलग अलग रूप में भी सक्रिय हो जाती हैं। तो कभी आप देखेंगे भाई एक साथ नजर आएंगे और कभी आप देखेंगे ये अलग भी होती हैं। जैसे एक ही व्यक्ति किसी स्थिति में आधुनिक दिख सकता है और दूसरी स्थिति में पारंपरिक। तो ये भी कह सकते हैं भाई कि कई बार ऐसी समस्या आ जाती है कि एक व्यक्ति जो है वो आपको आधुनिक भी दिखाई देगा और पारंपरिक भी दिखाई देगा, ठीक है। जैसे भाई कुछ लोग हैं कहते हैं भाई कि जो आधुनिक शिक्षा है उसको बढ़ाना चाहिए। तो भाई एक व्यक्ति जो उसका समर्थन करेगा, हाँ भाई बिल्कुल आधुनिक शिक्षा को बढ़ाना चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति है जो आधुनिक शिक्षा को बढ़ाने की बात तो कहेगा, लेकिन साथ साथ अपनी जो पारंपरिक जो चीजें चली आ रही हैं, जो पारंपरिक शिक्षा है, ठीक है, उनको भी साथ में लेके चलना जरूरी है, ठीक है। तो यही बात है कि भाई एक व्यक्ति के पास कई बार ऐसी भी स्थिति होती है कि वो दोनों चीजों से सहमत हो सकता है, आधुनिकता से भी सहमत हो सकता है और जो पारंपरिक चीजें उनसे भी सहमत हो सकता है। इसलिए कहा गया कि भाई ये चारों चीजें कहीं ना कहीं आपस में आपको मिलती जुलती दिखाई देंगी, ठीक है ना, तो एक दूसरों से जुड़ी दिखेंगी। उपनिवेशवाद और सामाजिक परिवर्तन। तो देखिए उपनिवेशकालीन यानी जो औपनिवेशिक शासन था, शिक्षा से एक नया मध्य वर्ग उभरा। तो जब उपनिवेशवाद भारत में आया था तो उस समय आप देखते हैं कि औपनिवेशिक काल में हमारे यहाँ जो अंग्रेजी शिक्षा था उसका प्रसार काफी हुआ और उसके कारण आप देखेंगे भारत के अंदर एक मध्य वर्ग पैदा होता है जो अंग्रेजी शिक्षा से कुछ नए मुकाम हासिल कर लेता है या उसकी स्थिति थोड़ी अच्छी हो जाती है समाज में। तो अंग्रेजी शिक्षा ने उन्हें पश्चिमी दार्शनिकों और विचारधाराओं से परिचित कराया। तो ये जो मध्यम वर्ग था, पढ़ा लिखा वर्ग था, तो इसलिए इन्होंने क्या देखा भाई कि जो पश्चिमी दार्शनिक थे, ठीक है, तो और जो विचारधाराओं के लोग थे वो किन चीजों की बात करते थे, वो उदारवाद की बात करते थे, लोकतंत्र की बात करते थे, प्रगतिशीलता की बात करते थे। तो ये सारी चीजें जो हैं यहाँ का जो मध्यम वर्ग था वो भी समझने लग गया शिक्षा के माध्यम से कि भाई ये चीज कहाँ होनी चाहिए, भारत में भी होनी चाहिए, ठीक है ना, भारतीय समाज में भी इन चीजों की जरूरत है। परंतु अंग्रेजों के शासन ने भारतीय स्वाभिमान को ठेस भी पहुंचाई। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि जो अंग्रेज थे वो अपने हिसाब से यहाँ पे शासन चला रहे थे, भारतीय लोगों को निम्न दर्जे का समझते थे, उनके साथ भेदभाव करते थे। तो इसीलिए जो ये मध्यम वर्ग था इनकी जो विचारधारा थी ये उदारवादी लोकतंत्र प्रगतिशीलता की, ये अब धीरे धीरे क्या हो गई, उनके स्वाभिमान से जुड़ गई, ठीक है। और उन्होंने कहा भाई ये चीज अगर पश्चिम में लागू होती है तो ये हमारे देश में भी लागू होनी चाहिए। इसलिए नया मध्यम वर्ग पश्चिमी विचारों को अपनाने के साथ साथ अपनी परंपराओं को, प्राचीन ज्ञान पर भी गर्व करने लग गया, ठीक है। तो जो नया मध्य वर्ग उभर कर आया उसने पश्चिमी शिक्षा तो ली, ठीक है, लेकिन वो पश्चिमी विचारों से तो सहमत हुआ, लेकिन उसने साथ साथ जो भाई उसके प्राचीन परंपराएं थी या प्राचीन ज्ञान कौशल था उस पर भी उसने गर्व रखा और उसको भी कहा भाई ये चीज भी हमारे लिए जरूरी है, इसे हमें नहीं भूलना। हम पश्चिमी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन हमें अपनी पारंपरिक शिक्षा को भी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है, उनको भी साथ में लेकर चलना जरूरी है, तभी हमारी पहचान जो है वो बनी रहेगी। यही विरोधाभास 19वीं सदी के समाज सुधार आंदोलनों में भी दिखाई देता है। तो इसी विरोधाभास के कारण आप देखते हैं 19वीं शताब्दी में जो आंदोलन शुरू होते हैं कि भाई समाज में सुधार होना चाहिए, तो ये क्या थे, ये इसी कारण उभर कर आए क्योंकि लोग जो थे इन सब चीजों के बारे में सोचने लग गए थे। अब आधुनिकता का प्रभाव। आधुनिकता ने केवल नए विचार ही नहीं दिए बल्कि परंपरा पर भी पुनर्विचार और पुनर्व्याख्या की राह खोली, ठीक है। तो आधुनिकता जो थी वो क्या कर रही थी भाई, नए विचार ही लेकर नहीं आ रही थी बल्कि क्या कर रही थी, जो हमारी परंपराएं थी, जो परंपराएं थी या जो भी हमारी संस्कृति थी या जो भी हमारे रीति रिवाज थे, अगर उसमें कुछ समस्याएं हैं तो उनमें सुधार करना भी जरूरी है। ये भी चीज लोग समझने लग गए थे उस टाइम।
संस्कृति और परंपरा दोनों जीवित और गतिशील हैं, तो कहा गया भाई जो संस्कृति और परंपरा है वो जीवित है, यानी हमेशा बनी रहती है और गतिशील रहती है। तो ठीक है, तो इसलिए मनुष्य इन्हें क्या करता है, सीखता है, साथ ही इनमें परिवर्तन भी ला सकता है, क्योंकि गतिशील है तो मनुष्य को अगर लगता है भाई किसी चीज में परिवर्तन की जरूरत है, तो ये जो हमारी संस्कृति और परंपराएं वो गतिशील है, उसमें हम परिवर्तन भी ला सकते हैं। दैनिक जीवन से उदाहरण जैसे साड़ी पहनने की परंपरा थी, अगर हम देखें भारत के अंदर तो साड़ी पहनने की परंपरा रही है। पारंपरिक रूप से बिना सिला हुआ वस्त्र अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ढंग से पहना जाता था। तो जो हमारे यहाँ देखेंगे जो साड़ी होती थी वो उसमें कोई खास सिलाई की जरूरत तो नहीं होती थी, महिलाएं हर भारत में हर जगह पहनती थी साड़ियाँ, बस पहनने का तरीका जो अलग होता था। लेकिन वहीं अगर हम आधुनिक युग में देखें तो मानक तरीका जो प्रचलित हुआ, तो एक नया तरीका प्रचलित हुआ भारत के अंदर। साड़ी के साथ आप देखेंगे ब्लाउज और पेटीकोट पहनना, ये क्या था, ये पश्चिमी प्रभाव था। यानी हमारी प्राचीन परंपरा तो बनी रही, लेकिन इनमें क्या हम देखते हैं कि भाई जो आधुनिक जो प्रभाव था वो भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से देखें तो दैनिक जीवन में भी आप देखते हैं कि जो समाज में परिवर्तन आ रहे थे। भारत की विविधता और सामाजिक परिवर्तन, तो भारत में आप देखेंगे संरचनात्मक और सांस्कृतिक विविधता बहुत अधिक है। तो भारत की अगर संरचना देख लें आप, या उनकी संस्कृति देख लें, पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण, तो आपको अलग दिखाई देगी, विविधता भरी दिखाई देगी। यह विविधता तय करती है कि आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण, पंथ निरपेक्षकरण किस समूह को कितना और कैसे प्रभावित करेगा। तो भाई ये जितने भी हमारे बदलाव हैं समाज के अंदर वो उसकी संस्कृति पर डिपेंड करते हैं कि भाई उनकी प्राचीन संस्कृति कैसी रही है और वो किस तरह से इस नई विचारधाराओं को देखते हैं, तो उसी के अनुसार वो क्या होते हैं, समाज जो है वो प्रभावित भी होता है। एक ही क्षेत्र जाति या वर्ग में भी प्रभाव अलग अलग हो सकता है। तो भाई अगर हम देखें एक ही क्षेत्र में जाति या वर्ग में भी प्रभाव अलग हो सकता है। उदाहरण, एक ही वर्ग के पुरुष और महिलाएं इन बदलावों को अलग तरह से अनुभव कर सकती हैं। यानी अगर समाज में बदलाव आ रहा है, आप देखेंगे एक ही वर्ग की महिलाएं हैं, ठीक है, एक ही जाति की महिलाएं हैं, लेकिन उन पर प्रभाव यानी स्त्री और पुरुष पर किसी भी परिवर्तन का प्रभाव अलग अलग दिखाई देता है। तो ये भी चीजें भारत के अंदर आपको देखने को मिलती हैं। सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न रूप, तो सामाजिक परिवर्तन के आप अलग अलग रूप देखते हैं, मुख्य तौर से 4 रूप हैं। सबसे पहला हमने देखा था संस्कृतिकरण था। तो संस्कृतिकरण क्या होता है, तो M.N. श्रीनिवास के अनुसार जब कोई निम्न जाति, ठीक है, या जनजाति अन्य समूह उच्च जातियों, विशेषकर जो द्विज जातियां होती हैं, कि जीवन शैली, अनुष्ठान, मूल्य, आदर्श और विचारधारा की नकल करती हैं ताकि अपनी सामाजिक स्थिति ऊंची कर सकें, तो इसे क्या कहा जाता है, सांस्कृतिकरण कहा जाता है। यानी कोई भी एक व्यक्ति है जो उच्च जाति का है, ठीक है, और वो उसका समाज में अच्छा दर्जा है, तो ऐसी क्या करेगी भाई, जो दूसरी जाति होगी, निम्न जाति होगी, वो क्या करेगी, उच्च जाति की नकल करने का प्रयास करेगी, ठीक है, और उसकी तरह ही आगे बढ़ने की कोशिश करेगी और समाज में उसकी तरह ही दर्जा लेने की कोशिश करेगी। तो इसे ही क्या कहा जाता है, सांस्कृतिकरण कहा जाता है। ठीक है, सांस्कृतिकरण का प्रभाव क्या है, तो देखेंगे आप, भाषा हो गया, साहित्य हो गया, विचारधारा हो गया, संगीत, नृत्य, नाटक, अनुष्ठान और जीवन पद्धति, इन सब पर आप देखेंगे संस्कृतिकरण का असर पड़ता है। यह प्रक्रिया मूल्य हिंदू समाज में देखी गई है, तो आपको हिंदू समाज में ज्यादा ये देखने को मिलता है। श्रीनिवास के अनुसार यह गैर हिंदू समाज और समूहों में भी पाई जाती है। तो ऐसा नहीं कि भाई ज्यादातर मूलतः वैसे हिंदू समाज में देखने को मिलता है, लेकिन अलग अलग आप समाज देखेंगे वहां पे भी आपको सेम चीज होती हुई दिखाई देगी कि भाई जो किसी समाज के अंदर अगर निम्न जाति का वर्ग का कोई व्यक्ति है तो वो उच्च जाति की तरह बनने की कोशिश करता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में इसका असर अलग अलग तरीके से दिखाई देता है। तो भाई जैसा क्षेत्र होता है उस तरह से आपको वहां का असर दिखाई देगा। उच्च स्तर की संस्कृतियां, जातियां, जैसे प्रभुशाली जातियां किसी ना किसी स्तर पर सांस्कृतिकरण से प्रभावित होती हैं। ठीक है, तो आप जहां भी देखेंगे भाई जितने भी उच्च स्तर की जातियां हैं, ठीक है, तो उनका प्रभुत्व ज्यादा रहता है। तो निम्न जातियां क्या करती है भाई, उसी के प्रभाव क्षेत्र में आती हैं और उनसे प्रभावित होकर वहां पर आप देखेंगे सांस्कृतिकरण आपको ज्यादा होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, आलोचना, इससे केवल कुछ व्यक्तियों की स्थिति बदलती है, समाज की असमानता जस की तस रहती है। तो भाई सांस्कृतिकरण जब होता है आप देखेंगे ऐसा नहीं है कि भाई पूरा समाज की जो है स्थितियां बदल जाती है सांस्कृतिकरण के अंदर, कि भाई एक निम्न जाति का व्यक्ति था, उसने समाज में अपना रुतबा हासिल किया और उसके बाद वो किसके बराबरी में आ गया, उस जाति के बराबर में। तो ऐसा नहीं होता कि भाई पूरा समाज हो जाए, कुछ व्यक्ति हो सकते हैं लेकिन पूरा समाज हो जाए, ये मानना गलत है। उच्च जाति की जीवन शैली को श्रेष्ठ मानना, फिर सबसे बड़ी बात यह है कि भाई क्यों हम किसी उच्च जाति की जीवन शैली को श्रेष्ठ माने, उनके जैसा बने, तो ये भी क्या है, एक गलत चीज है। जातिगत असमानता और अपवर्जन को सही ठहराना, तो भाई समाज में ये भी अवधारणा बना दी गई कि भाई जो जातिगत असमानता है और अपवर्जन है वो क्या है, बिल्कुल सही है, तो ये भी एक गलत चीज है।
महिलाओं और अधिक पिछड़े स्तर पर धकेलना, तो आपने देखा होगा भाई, महिलाएं जो हैं बेशक से किसी भी जाति में रही हैं, उनको हमेशा नीचा दर्जा दिया गया है और उनके लिए हमेशा स्थितियां जो हैं वो अनुकूल नहीं रही हैं, उनके साथ हमेशा भेदभाव होता रहा है। ठीक है, जिससे क्या होता है भाई, अगर आप देखेंगे कि जातियों में आप देखेंगे भाई, दहेज प्रथा का बढ़ना, ये सब चीजें भी आप देखने को मिलती है, क्योंकि भाई महिलाओं को अगर समाज में अच्छा दर्जा नहीं मिलता, वो अपना विकास खुद नहीं कर पाती, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहती है, तो क्या होता है, उनको दहेज प्रथा जैसा चीजों का सामना करना पड़ता है। दलित संस्कृति और श्रम को निम्न बताना, तो ऐसे ही भाई दलित संस्कृति जो होती है उनको क्या कहा जाता है भाई, वो निम्न है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो श्रम का काम करते हैं तो वो निम्न रहेंगे। ठीक है, तो ऐसी अवधारणा जो है वो गलत है। आधुनिक समय में दलित और पिछड़े वर्ग अपनी पहचान पर गर्व करने लगे हैं, लेकिन अगर आधुनिक टाइम में देखें तो जो भाई पिछड़ा हुआ वर्ग है या दलित समाज है, वो धीरे धीरे जो है अपने ऊपर गर्व करने लगे हैं और उसी पहचान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिलता है जो आया है। पश्चिमीकरण क्या है? एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार ब्रिटिश शासन लगभग 150 वर्ष तक था, के प्रभाव से भारतीय समाज और संस्कृति में हुए बदलाव को पश्चिमीकरण कहा जाता है। यानी जब ब्रिटिश भारत के अंदर आए, उन्होंने जो अपना शासन चलाया, ठीक है, 150 साल तक, जब श्रीनिवासन इसकी बात करते हैं, तो उस समय आप देखते हैं कि भारत में जो बहुत सारे बदलाव आते हैं, यानी बहुत सारे आप देखेंगे उनके रहन सहन में बदलाव आता है, खान पीन में बदलाव आता है। ठीक है, तो ये जो बदलाव आया उसे ही क्या कहा गया, पश्चिमीकरण, यानी पश्चिमी विचारधारा के अनुसार जो है बिहेव करने लगे लोग। ठीक है ना, उनकी तरह ही उनकी संस्कृति में ढलने लगे, तो ये क्या था, पश्चिमीकरण था। पश्चिमीकरण के प्रभाव क्षेत्र क्या होते हैं, तो आप प्रौद्योगिकी में देख सकते हैं, जैसे घरों में टेलीविजन आया, फ्रिज, सोफा, कुर्सी, खाने की मेज, ये सारे क्या है, ये पश्चिमी की देन है, यानी ये सारी प्रौद्योगिकी जो कहाँ से आई है, पश्चिमी देशों से आई है, तो इसे भी पश्चिमीकरण कह सकते हैं। जीवन शैली, कपड़े पहनने का तरीका हो गया, भोजन की आदतें, रहन सहन का ढंग, ये सब जो लोग आज की जीवन शैली अपनाने लग गए हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें भी कहाँ से आई हैं, पश्चिमीकरण का प्रभाव है। चिंतन, लोकतंत्र का विचार हो गया, समानता हो गई, स्वतंत्रता जैसी विचारधाराएं, ये भी कहाँ से आई हैं, पश्चिम के देशों से ही आई हैं हमारे देश में। कला और साहित्य, रवि वर्मा, अबिंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जैसे कलाकार और लेखक जो थे वो काफी प्रभावित हुए, तो कला और साहित्य से काफी प्रभावित हुए, उन्होंने बहुत सारी चीजों को भी लिखा। ठीक है, कि भाई उनकी विचारधारा से प्रभावित थे पश्चिम के देशों की, तो उनकी जो भी संस्कृति, जो भी उनकी लेखन था, उन सारे लेखनों को उन्होंने क्या किया, भारत में फैलाया। ठीक है, उनके विचारों को भारत में आगे बढ़ाया, तो लोगों को क्या है, समझ विकसित हुई। ठीक है, तो कला और साहित्य जो था वो भी जो था पश्चिम से लिया गया और लोगों को जागरूक किया गया। विशेष बिंदु की बात करें इसमें, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें हमें देखने को मिलती हैं, कुछ वर्ग और बुद्धिजीवी पूरी तरह से पश्चिमी जीवन शैली अपनाते थे, तो उस टाइम अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे जो मध्यम वर्ग के लोग थे वो पूरी की पूरी पश्चिमी शैली पर जो थे वो पश्चिमी शैली उन्होंने अपना ली थी और उसी की तरह बिहेव करते थे। पश्चिमीकरण का मतलब सिर्फ बाहरी चीजें, कपड़े, फर्नीचर, आदतें अपनाना अभी हो सकता है और जरूरी नहीं कि पश्चिमी मूल्य और विचारधारा अपनाई जाए। तो कई बार आप देखेंगे भाई, बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो बाहरी चीजों को तो अपनाते थे, लेकिन अंदर से जो वो थे वो भारतीयों की जो मूल्य थे और विचारधाराएं थी उन्हें ही लेकर चलते थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पश्चिमीकरण जो है वो अंदर से ही आए, कई लोग बाहर से भी, जैसे कपड़े वगैरह पहनना, रहन सहन, तो उन्होंने विकसित कर लिया था, लेकिन उनकी जो विचारधाराएं थी वो आज भी जो पारंपरिक विचारधाराएं थी। ठीक है, उदाहरण राजा रवि वर्मा की कला में अगर आप देखेंगे, पश्चिमी चित्रकला की तकनीक थी, तो जैसे राजा रवि वर्मा थे, उनकी जो भी आप उनकी कला देखेंगे, चित्रकला देखेंगे, उसमें आप देखेंगे पूरी तकनीक उन्होंने इस्तेमाल करी कहाँ की, पश्चिम की। ठीक है, लेकिन उनके जो भी विषय रहे वो भारतीय संस्कृति से लिए गए थे। ठीक है, यानी वो नकल तो कर रहे थे पश्चिम कला की, लेकिन उनके जो विचार होते थे, उसके अंदर जो विषय होते थे वो भारतीय संस्कृति के होते थे। ठीक है, तो ये एक नई चीज आप देखने को मिलती है आपको पश्चिमीकरण के कारण। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका आधुनिकीकरण। तो इसकी शुरुआत आप देखेंगे 19वीं 20वीं सदी में, यह सब सकारात्मक मूल्यों से जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो शुरुआत जो हुई थी वो 19वीं 20वीं शताब्दी में हुई थी। सकारात्मक मूल्य का मतलब ये था भाई नए परिवर्तन लेकर आना। प्रारंभ में इसका अर्थ सिर्फ तकनीकी और उत्पादन से शुरू था, कि भाई प्रारंभ में अगर हम आधुनिकीकरण की बात करते हैं तो तकनीकों में परिवर्तन लाना था, उत्पादन क्षमता को बढ़ाना था, मशीनें वगैरह का इस्तेमाल करना था, तो इसे आधुनिकीकरण कहा जाता था। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, इसका मतलब विकास का वही तरीका माना गया जो पश्चिम यूरोप और उत्तरी अमेरिका ने अपनाया था। धीरे धीरे इसे सभी समाजों के लिए वांछनीय माना जाने लगा। तो शुरुआत इसकी कहां से हुई, तकनीक और उत्पादन से, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये विकास का एक जो तरीका बन गया। ठीक है, यानी जैसे यूरोप के देश हैं या उत्तरी अमेरिका के जो देश हैं, ठीक है, या पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं, जिस तरह से काम करते हैं, यानी जिस तरह से बिहेव करते हैं, जो उन्होंने शिक्षा फैलाई है, जो वहां पे रहन सहन का तरीका है और जो उनके विचार हैं, ठीक है, ये सारे जो थे वो क्या किसका कारण बन गए, आधुनिकीकरण का कारण बन गए। ठीक है, तो आधुनिकीकरण को किससे जोड़ दिया गया भाई,
समाज के विकास से जोड़ दिया गया, और धीरे धीरे जितने भी समाज के लोग थे, जितने भी देश के लोग थे, वो इस आधुनिकीकरण में ट्रांसफर होने लग गए। ठीक है, तो वो लोग भी आधुनिकीकरण की तरफ आगे बढ़ने लग गए, और यही तरीका जो पश्चिमी यूरोप का था या उत्तरी अमेरिका था उसे अपनाने लगे। भारत में आधुनिकीकरण की बात करते हैं तो भारत में ये प्रक्रिया औपनिवेशिक शासन के दौरान ही शुरू हो गई थी, क्योंकि भारत में भाई ब्रिटिश शासन था, और ब्रिटिश जो अपनी टेक्नोलॉजी, तकनीक, उत्पादन क्षमता जो थी वो सब क्या कर रहा था, भारत के अंदर लगा रहा था। तो भारतीय अनुभव पश्चिम देशों से भिन्न था, लेकिन अगर हम भारतीय अनुभव की बात करें तो वो पश्चिम देशों जैसा नहीं हो पाया। ठीक है, 19वीं सदी के समय सुधार आंदोलनों को इसका प्रमाण माना जा सकता है। तो भारत में जो बदलाव आ रहे थे, जो भी पश्चिमी जो भी चीजें थी उनको जो अपनाया जा रहा था, तो उसमें कई बार आप देखेंगे कि भारतीयों ने उसका विरोध भी किया। जैसे देखेंगे भाई हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय आंदोलन चले उसके अंदर आप देखेंगे जो पश्चिम की चीजें थी उन पर बहुत बारी आंदोलन हुआ। ठीक है, उनको अपनाने से मना किया गया, स्वदेशी आंदोलन चलाए गए। तो कई बार भारत में अगर देखेंगे कि जो आधुनिकीकरण हो रहा था उसके खिलाफ भी बहुत सारे लोग थे, क्योंकि वहां से हमारे जो देश की जो चीज परंपराएं थी, जो देश का जो सामान था उसको काफी नुकसान हो रहा था, तो कई बार इसका विरोध भी हुआ। ठीक है, तो बहुत सारे समाज सुधार आंदोलन भी देखते हैं इस टाइम उभर कर आए थे, जो क्या करते थे, जो आधुनिकीकरण का विरोध भी करते थे। आधुनिकीकरण और पंथ निरपेक्षीकरण भारतीय संदर्भ में आपस में जुड़े हुए माने जाते हैं। तो भारत के अंदर अगर आप देखेंगे जो आधुनिकीकरण आया, ठीक है, और उसी टाइम में आप देखेंगे जो पंथ निरपेक्षीकरण, जो यानी जो धार्मिक सुधार हो रहे थे, ये दोनों एक साथ उभर कर आते हैं। यानी क्योंकि भाई जो पुरानी परंपराएं थी वो तभी खत्म की जा सकती थी जब नई परंपराओं को लाया जाए। ठीक है, और जो प्राचीन परंपराएं इनको गलत ठहराया जाए। तो ये दोनों अगर आप देखेंगे, दोनों चीजें जो भारत में एक साथ देखने को मिलती हैं, ठीक है, एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। आधुनिकीकरण की विशेषताएं, तो सार्वभौमिक दृष्टिकोण, तो आधुनिकीकरण क्या सिखाता है भाई, सार्वभौमिक दृष्टिकोण देता है। स्थानीय संकीर्ण सोच की जगह विश्वव्यापी, तो छोटी सोच नहीं होती इसमें विश्वव्यापी सोच होती है, बड़ी चीजों के बारे में सोचा जाता है। ठीक है ना, सिर्फ एक स्थान विशेष नहीं रहता इसके अंदर सोच का विषय। ठीक है ना, पूरा जो समाज है वो इसके अंदर आता है। विज्ञान और तर्क पर आधारित होता है, तो भावुकता, अंधविश्वास की जगह वैज्ञानिक सत्य और गणना का महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें भावुकता नहीं होती और अंधविश्वास नहीं होता, भाई पुरानी परंपराओं के अनुसार, मान्यताओं के अनुसार नहीं चलता, बल्कि यहाँ पर जो भी वैज्ञानिक सत्यता होती है उसके आधार पर ही चीजों को रखा जाता है। व्यक्ति की प्राथमिकता, समाज समूह की तुलना में व्यक्ति को अधिक महत्व दिया जाता है। तो इसमें भाई समाज जो समूह होता है, ऐसा नहीं कि भाई एक समाज समूह तो उसको ही महत्व दिया जाएगा, अगर कोई व्यक्ति सही बात कह रहा है तो उसकी बात को भी क्या दिया जाता है, महत्व दिया जाता है। स्वतंत्र चयन, जन्म से तय व्यवसाय पहचान की जगह अपनी पसंद से चुनाव। तो भाई अगर हम देखें इसके अंदर तो आधुनिकता क्या कहती है भाई, कि ऐसा नहीं कि जो जन्म से आपसे जो चीजें जुड़ी हुई हैं, चाहे वो आपका व्यवसाय हो या पहचान हो, वैसा रहेगा। ठीक है, आप समाज में हैं, आप अगर तरक्की करते हैं तो आप अपनी पहचान को भी क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, और अपनी पसंद को भी बदल सकते हैं। पहचान जन्म से नहीं बल्कि उपलब्धियों से बनती है, तो ऐसा मानना था भाई आधुनिकीकरण के अंदर जो पहचान होगी वो उपलब्धियों पर आधारित होगी, जन्म पर आधारित नहीं होगी। नौकरशाही संगठनों में कार्य, तो कार्य परिवार और समुदाय से अलग होकर संगठित संस्थाओं में होता है। तो इस समय क्या होता है भाई, ऐसा नहीं कि लोग एक घर या परिवार से संबंधित जुड़े कामों में रहते हैं, वो क्या होता है, कोई भी एक संगठित संस्थान होता है उसमें जाके काम कर सकते हैं। ज्ञान और नियंत्रण, भाग्यवादी प्रवृत्ति की जगह ज्ञान और नियंत्रण क्षमता होती है। तो इसमें भाई लोग क्या होते हैं, भाग्य पर विश्वास नहीं करते, कि भगवान के भरोसे नहीं बैठे रहते, बल्कि ज्ञान और जो उनके पास नियंत्रण और जो क्षमता है उसके आधार पर काम करते हैं। ठीक है, अब समझते हैं पंथ निरपेक्षीकरण क्या है। तो देखिए, पश्चिम में बात करें तो धर्म सामाजिक जीवन पर प्रभाव घटता है। तो पश्चिम देशों में अगर देखें तो धर्म जो था वो सामाजिक जीवन पर उतना प्रभाव नहीं डाल रहा था, धार्मिक आस्था और संस्थाओं की शक्ति कम होती है। ठीक है, तो पश्चिम में अगर देशों की बात करते हैं तो वहाँ पे भाई जो समाज है उस समाज पर जो है धर्म का उतना प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलता। ठीक है ना, यहाँ पर जो भी धार्मिक आस्था और होती है वो चाहे वो धार्मिक आस्था हो गई, चाहे वो संस्थाओं के प्रति आस्था हो गई धार्मिक, वो उतनी ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलती। ठीक है, लोग उतना ज्यादा विश्वासी नहीं होते हैं इसमें। विशेषता, आधुनिक समाज में धर्म और लोगों के बीच दूरी बढ़ती है। तो आधुनिक समाज में अगर हम देखेंगे पश्चिम में, तो भाई ये बात होगी कि लोग जो है वो धर्म में इतना ज्यादा विश्वास नहीं करते, तो धर्म से इनकी दूरी थोड़ी ज्यादा होती है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो धार्मिक चेतना और संघर्ष भी बढ़े हैं, इसलिए धर्म पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन आज के अगर समय में देखोगे आप तो धर्म के प्रति भी लोग थोड़े ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। ठीक है, और वो जो चेतनाएं हैं उनके अंदर आ रही हैं, तो इसलिए ये नहीं कह सकते भाई जो धर्म की जो विशेषताएं रही हैं या जो धर्म के प्रति लोगों की रुचि रही है वो खत्म हो गई, वो आज भी है। आधुनिक संचार और संगठनों ने धार्मिक सुधार आंदोलनों को नया रूप दिया है, और साथ ही क्या है भाई, जो पुरानी परंपराएं थी, जो धार्मिक विचार थे जिसे लोग गलत मानते थे, उन सब चीजों में सुधार आ गया है, तो इसलिए भी लोगों की जो धर्म के प्रति थोड़ी रुचि बढ़ गई है। भारत में पंथ निरपेक्षीकरण की बात करें तो अनुष्ठान और पंथ निरपेक्ष पहलू देखते हैं।
जैसे शादी ब्याह में दिखावा, गाड़ियों की कतार, वीआईपी मेहमान इत्यादि। तो भारत में अगर आप देखेंगे पंथ निरपेक्षीकरण की, तो भारत में पहले क्या होता था भाई कि ये एक तरह से प्रतिष्ठा के तौर पर दिखाया जाता था, ठीक है। धार्मिक अनुष्ठान सामाजिक और आर्थिक प्रतिष्ठा दिखाने का साधन बनते थे। तो जो धार्मिक अनुष्ठान होते थे उसके द्वारा समाज क्या होता था भाई, अपनी प्रतिष्ठा दिखाता था। यानी कोई व्यक्ति है तो वो अपनी आर्थिक प्रतिष्ठा दिखाता था भाई, अपना रुतबा दिखाता था। जैसे वो क्या करता था भाई, बड़े बड़े धार्मिक कार्यक्रम आयोजन करता था, बड़े बड़े अनुष्ठान करवाता था, यज्ञ करवाता था। तो इससे क्या होता था, व्यक्ति की जो पहचान थी वो दिखाई देती थी कि भाई किस तरह से व्यक्ति जो है वो समाज में एक काबिलियत रखता है और धर्म के प्रति कितनी रुचि रखता है। तो इससे लोग जो थे उनसे जुड़ते थे। जाति का पंथ निरपेक्षीकरण, तो पारंपरिक स्थिति, जाति धार्मिक मान्यताओं, पवित्र और पवित्रता पर आधारित होती है। तो अगर हम देखें कि भाई जो पारंपरिक स्थिति थी, तो उसमें अगर आप जाति व्यवस्था को देखेंगे तो उनको क्या रखा जाता था भाई, निम्न रखा जाता था, ठीक है। यानी जाति व्यवस्था जो थी बहुत देखें तो किससे जुड़ी हुई थी, धर्म से जुड़ी हुई थी, ठीक है। तो इसलिए थोड़ी समस्याएं थी भारत के अंदर। आज जाति एक राजनीतिक दबदबा समूह के रूप में कार्य करती है। वहीं अगर आज की बात करते हैं तो आज जो जाति है वो क्या है, एक राजनीतिक दबाव समूह बन गई है, ठीक है। यानी जिस जाति के लोग ज्यादा हैं तो उसका आप देखेंगे वर्चस्व भी ज्यादा दिखाई देगा और प्रशासन में भी आप देखेंगे उसकी ज्यादा सुनी जाती है। जातिगत संगठन और दल अपनी मांगों को लेकर दबाव डालते हैं। तो जो भी जातिगत संगठन होते हैं वो क्या करते हैं भाई, जो भी उनकी मांग होती है वो उसके लिए क्या करते हैं, दबाव डालते हैं। इस बदली हुई भूमिकाओं को जाति का पंथ निरपेक्षीकरण भी कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं भाई एक तरह से जो जातियां हैं, जो प्रभावी जातियां हैं, उनकी भूमिका बदल रही है और वो जाति का पंथ निरपेक्षीकरण कर रहे हैं, यानी अपनी जाति के आधार पर जो है वो सरकारों पर दबाव डालते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई कमेंट हो तो जरूर करें।